आंसर तो तुम्हारा सही है, लेकिन आपने कैसे किया है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। हमको कहा गया कि जो ग्रेविटी होती है स्मॉल जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करना है इनटू सीजीएस। तो क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशन का, डायमेंशन मेथड से ये काम करना है। तो फंडा हो गया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 कितना है 9.8, u1 क्या है, u1 है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब एसआई में u1 जो है यहाँ पर ग्रेविटी नाम की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक्सेलरेशन होता है। u1 का मतलब है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन जो कि एसआई में है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 2, यहाँ पे 1 और 1 लगा दिया। और n2 चाहिए, u2 क्या हो जाएगा l2 और t2 माइनस 2। u2 CGS के लिए है और u1 SI के लिए है। यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई 9.8, l1 का साथी l2 हो गया, t1 का साथी t2 हो गया -2। अब मीनिंग ओपन कर लो, 9.8 L1 SI को सपोर्ट करता है मीटर, L2 CGS को सपोर्ट करता है सेंटीमीटर, T1 SI को सपोर्ट करता है सेकेंड, T2 भी CGS को सपोर्ट करता है सेकेंड, -2। 9.8 मीटर को बड़े को छोटे में बदल दो, 100 सेंटीमीटर। अब और सेंटीमीटर यहाँ तो 1 आ गया, 980। n2 की वैल्यू क्या है 980, तो आंसर अब लिखोगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस। डायमेंशन के चैप्टर में डायमेंशन से इसको करता है कन्वर्ट। हमने फिर फंडा लगाया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 माने 1 एंड u1 माने क्या, u1 माने जूल और जूल माने क्या एनर्जी। यानी u1 क्या हो जाएगा एनर्जी की डायमेंशन। तो यहाँ पर हो गया ml² t-2। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो जूल है वो SI का सपोर्टर है। जो जूल है वो किसका सपोर्टर है SI का। m2 मीन्स पता नहीं, u2 माने क्या एनर्जी, m2 l2 t2 -2। ये देखिए, और CGS में हमें जाना है, तो यहाँ से n2 बराबर हो गया 1, m1 का साथी m2 और l1 का साथी l2 ऊपर होल स्क्वायर, और t1 का साथी t2, n2 बराबर 1। m1 सपोर्टर है SI का क्योंकि m1 जूल से कनेक्टेड है, जूल SI से कनेक्टेड है, किलोग्राम, m2 CGS ग्राम, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, n2 बराबर 1000 ग्राम। ग्राम बड़े वाले को छोटे में बदल दिया करो, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो 1 हो गया सेकेंड सेकेंड से। n2 बराबर हो गया 10⁻3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा ना। n2 बराबर हो गया 10⁻7। अब आंसर हो गया कि 1 जूल इज इक्वल टू हो गया 10⁻7 CGS। फिर अगर आपको एडिशनली ये पता है कि जूल का CGS क्या होता है, अर्ग होता है, जूल का CGS क्या होता है अर्ग, ये एडिशनल पता है, एक तरीके से आप कह सकते हो 10⁻7 का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ पर y इज इक्वल टू
x3 y3 z3 a b c और ये 36, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं ये बताइए। कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो अब जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन आपके लिए बनाया है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीजिए एक्सप्रेशन है F = ma, फिजिक्स का ये एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है k = ½ mv²। आप बताइए इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं? और यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं और इस वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं। फटाफट बोलो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ तो सोच रहे होंगे। इसमें कितने टर्म? 6 टर्म। आप बताओ बेटा। 7। और कोई? F = ma में कितने टर्म? 3। और k = ½ mv² में कितने टर्म? 3 टर्म। यार इसमें जो है ना, पहले वाले में 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म और इसमें भी 2 टर्म। जो टर्म्स होते हैं RW है, रफ वर्क है, ये पता होना चाहिए बात कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ टर्म्स सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। यहां पर ये सारे लोग मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहां राइट हैंड साइड में एक टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दूसरा टर्म है। आप चाहो तो इस लेफ्ट हैंड वाले को उधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा, ये पूरा बंच और y के बीच में साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब टर्म कितने हैं तो टर्म्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक ma एक पूरा टर्म है और f आपका एक पूरा टर्म है, और अगर आप चाहो तो ma को इधर ले जाओ तो नेगेटिव ma हो जाएगा, या f को उधर ले जाओ तो माइनस का f हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो टर्म्स होते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं उनको गिन लो, ऐसे टर्म्स निकलेगा। जैसे यहाँ पर भी कितने टर्म्स हैं, 2। अब जैसे देखिए s = ut + ½ ab² में कितने टर्म्स हैं, 3। सही। देखो एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, इनके बीच में प्लस है, ये 2 हो गए और एक ये हो गया 3। यार इस इक्वल टू के जो इस तरफ है वो भी कैसा कनेक्शन है, माइनस के साथ ये तो है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। u = mgh में कितने टर्म, बोलो? 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मैं RW आपको बता रहा हूं, डायमेंशन में एक फीचर आपके साथ डिस्कस करना है, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे 2 टर्म हैं या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, और टर्म्स का मतलब हो गया वो प्लस या माइनस के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। प्लस का या माइनस के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। तो यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो सही है या गलत है, ये जज करो कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, और मैं बार बार लिख देता हूं, एंड लिखना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव
terms having same unit मतलब डायमेंशन। जैसे हमने कहा x प्लस वाई, और आपसे बताया ये जो x है ना वो मास से कनेक्टेड है, तो 101% y भी इससे कनेक्टेड होगा, मास से, क्योंकि सेम नेचर के बीच में ही तो एडिशन होता है। क्या लेंथ कभी फोर्स के साथ जुड़ती है? कभी किया तुमने क्या काम कि लेंथ को कभी फोर्स के साथ जोड़ दिया हो, एडिशन किया है? कभी नहीं किया। घटाने वाला काम भी कभी नहीं किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम हमेशा जब किया है तो सेम नेचर में किया है। इवन छोटी क्लास में जब आता था कि इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर इनको प्लस करो, तो आप पहले सबको क्या बनाते थे? या तो सेंटीमीटर और या सब क्या बनाते थे? मीटर, तब प्लस करते थे। तो ये बात आपको पहले से ही पता है। तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई में समवन सेज कि x जो है वो मास है, तो 101% y भी क्या होगा? मास। और अगर x मास है तो उसका जो डायमेंशन होगा, तो जो y भी मास बनेगा तो उसका भी जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए एक एक्सप्रेशन बनाया गया v बराबर a t प्लस b t स्क्वायर। ओपन किया गया कि t तो यहाँ टाइम है और v यहाँ वेलोसिटी है, ये ओपन कर दिया गया। तो पूछा गया कि a क्या है और b क्या है? a क्या और b क्या है? चलो देखो पता लगा। All the additive terms and the subtractive terms having the same dimensions, same unit। तो एक टर्म हमारा ये है, तो पूरा पूरा जो 80 टर्म है उसका जो यूनिट होगा, उसका जो डायमेंशन होगा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ना, इसको क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन ऑफ 80। और जो ये पूरा टर्म bt स्क्वायर है इसका जो डायमेंशन होगा, और जो ये आपका v है इसका जो डायमेंशन होगा वो सब सेम होगा। हाँ या ना? पक्का है ना? क्योंकि हमें ये ऊपर वाला नोट पता है कि किसी भी एक्सप्रेशंस में एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव टर्म्स हैविंग द सेम यूनिट। और इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया कि टर्म्स पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। तो अगर आपने पहले गलती की थी तो आप सही कर लेना कि ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है क्या, तो प्लस या माइनस के साथ वो अलग अलग होते हैं, ये याद रखना। इंटू और डिवीजन के साथ वो अलग अलग नहीं होते। तो अब यहाँ पे हमें पता हो गया कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एंड ऑल द सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव टर्म्स हैविंग द सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशंस। तो अब मुझे ये पता हो गया। अब देखिए मुझे v के बारे में ओपनली बता दिया गया कि v कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? lt माइनस 1। और मुझे t के बारे में बता दिया गया t की डायमेंशन t है। a के बारे में नहीं बताया गया। बताओ भाई a की वैल्यू क्या निकलेगी? lt माइनस 2 निकलेगी ना? lt माइनस 2 निकलेगी। अब अगर आपका नॉलेज और अच्छा है तो lt माइनस 2 किसका डायमेंशन है? एक्सेलरेशन का। इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का। अदरवाइज सही है, a क्या है पता चल गया कि lt माइनस 2। अब जो डायमेंशन का चार्ट है वहां से lt माइनस 2 जिसकी डायमेंशन है a वही है। इधर देखिए भाई ये और ये कनेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए v तो lt माइनस 1 हो गया और b टाइम का तो t है भाई, तो यहाँ से b क्या आ गया? lt माइनस 3। अब जो डायमेंशन का चार्ट है वो देखो और lt माइनस 3 जिसकी डायमेंशन है b वही है। बात समझ में आ रही है ना? बोलो भाई कि ऑल द एडिटिव टर्म्स एंड ऑल द सब्ट्रैक्टिव टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशंस में सेम डायमेंशन रखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपका इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। एक कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उस एक्सप्रेशन में हमें कुछ लोगों की ओपनली पता होगी कि ये लोग कौन है, और कुछ लोगों को वो अननोन कर देंगे। तो नोन की हेल्प से अननोन का क्या करना है? पता लगाना है। जैसे आप ये देखिए एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, v इज इक्वल टू e की पावर माइनस का a प्लस
v²। ये है, बताया गया ये जो v है वो वेलोसिटी है और t यहाँ पे टाइम है। a बताओ क्या है? e यहाँ पर ऑपरेटर है, जैसे साइन ऑपरेटर होता है, कॉस ऑपरेटर होता है, लॉग ऑपरेटर होता है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल भी एक ऑपरेटर है e। अब हमने देखा कि ऑल द एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव टर्म्स हैविंग द सेम डायमेंशंस। यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर ये दोनों लोग एडिटिव हैं, सब्ट्रैक्टिव हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। बोलो भाई। और टी यहाँ पे क्या है? टाइम। ए क्या हो गया? टी स्क्वायर। बोलो। दूसरा यहां से ये भी पता चल गया कि जब a का डायमेंशन और t का डायमेंशन सेम है और t का डायमेंशन प्लस में आएगा और a का डायमेंशन किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो e के ऊपर जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। e के ऊपर जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगा? 0। देखो ना, इस t स्क्वायर के डायमेंशन कैपिटल T स्क्वायर लिखोगे और a की डायमेंशन क्या है? t स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा ना, तो e की पावर क्या आ जाएगा? 0। तो याद रखो, जो लोग e की पावर में होते हैं, जो लोग साइन के साथ होते हैं, कॉस के साथ होते हैं, लॉग के साथ होते हैं, उनका जो ओवरऑल डायमेंशन है वो कैसा होता है? नथिंग। और जब ये कहा जाए डायमेंशन इज नथिंग तो मतलब क्या है? डायमेंशन इज नथिंग तो मतलब क्या है? 1। नहीं समझ में आई बात? डायमेंशन, देखो डायमेंशन है, अगर डायमेंशन है तो m पर कुछ पावर मिलेगी, l पर कुछ पावर मिलेगी, t पर कुछ पावर मिलेगी, या जो डायमेंशन है तो mlt पे कुछ ना कुछ पावर तो मिलेगी, और इलेक्ट्रिक करंट है तो a पर कुछ पावर मिलेगी। और जब डायमेंशन है ही नहीं तो m पर पावर क्या मिलेगी? 0, l पर पावर क्या मिलेगी? 0, t पर भी पावर क्या मिलेगी? 0, और जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर भी पावर क्या मिलेगी? 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, डायमेंशन नहीं है मतलब 1, डायमेंशन नहीं है इसका मतलब क्या है? 1। जैसे आपसे कहा गया, हमने कहा कि भाई ऐसा है, x इज डायमेंशनलेस या x हैविंग नो डायमेंशन। यहाँ गड़बड़ी लोग करते हैं, x हैविंग नो डायमेंशन, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब 0, गलत हो गया। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या थी? डायमेंशन की डेफिनेशन थी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर जो पावर लगती है वो क्या है? डायमेंशन। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 7। तो जब x के पास कोई डायमेंशन नहीं है तो जो मास वाली फिजिकल क्वांटिटी है उस पर कितनी पावर होगी? 0। जो लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी है उस पर भी कितनी पावर होगी? 0। जो टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसकी भी पावर कितनी होगी? 0। और बाकी को लेके आना है, इलेक्ट्रिक करंट है तो भी 0, और किसी भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो यानी कि ये हो गया 1, 0 नहीं हुआ। तो जब ये कहा जाए कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब है डायमेंशनली दैट इज इक्वल टू 1। इसको क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन ऑफ x, और डायमेंशन ऑफ x क्या हो गया? 1। तो क्या पढ़ा जाएगा कि डायमेंशन ऑफ x 1 है, मतलब x के पास कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन नहीं है का मतलब 0 मत सोच लेना, ऐसे मत कर देना कि x बराबर 0, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? और कुछ बेसिक आपको जो है यहाँ बताया गया कि जो लोग e की पावर में होते हैं, जो लोग e की पावर में होते हैं, जो लोग log के साथ होते हैं, जैसे e के ऊपर जो पावर होती है तो ये डायमेंशनलेस होते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई डायमेंशन नहीं होती है मतलब इस पूरे के पूरे पावर की डायमेंशनली वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक। जो लॉग के साथ होते हैं, ये जो लॉग के साथ होते हैं, ये लोग भी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। जो साइन के साथ होते हैं, जो कॉस के साथ होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो एक बेसिक बात आप समझिए यहाँ पर कि पावर्स
ओवर ई, ई माने एक्सपोनेंशियल, और टर्म्स with log and trigonometrical ratios, जैसे साइन के साथ कोई टर्म आ गया, लॉग के साथ कोई टर्म आ गया, कॉस के साथ कोई टर्म आ गया, तो टर्म्स विद लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और जब ये कहा जाता है कि डायमेंशन नहीं होता, तो यानी उसका डायमेंशन इज इक्वल टू क्या, 1, ना कि उसका डायमेंशन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 वाली बात नहीं, उसका डायमेंशन इज इक्वल टू 1। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, y बराबर 4 e की पावर -3t² प्लस का 80। ठीक, तो यहां पर जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है, बताया है इन्होंने बेस में, और जो आपका t है यहां पर टाइम, t टाइम, a का हालचाल पूछ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ a बताओ। तो हमें पता है कि जो e की पावर में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस, यानी कि 80² यानी कि -3t² प्लस 80, तुम्हारी डायमेंशन बराबर क्या होगी, 1 होगी। हमारी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि तुम लोग कैसे होगे, डायमेंशनलेस होगे। अरे बोलो भाई, यही तो मतलब है। अब अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो इसके पास डायमेंशन कितनी है, -t की पावर 2, 3 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, और a इसके पास डायमेंशन कितनी है, t। ठीक है, और डायमेंशनली ये बराबर 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले पूरे टर्म की डायमेंशन क्या हो, नथिंग। इस पूरे की डायमेंशन नथिंग कब होगी, जब a की डायमेंशन क्या हो जाए, t। जब a की डायमेंशन हो जाए t, जब a की डायमेंशन हो जाए t, तो बात समझना, लिखता हूं मैं, जब a की डायमेंशन हो जाए t, ये भी क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, और फिर ये t² और ये t² क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कोई डायमेंशन बचेगी, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, यानी a बराबर क्या हो गया, t। लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा फिर आगे जाकर। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। पहले तो आप बोर्ड हमारा खाली करिए, फिर आगे मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी एक्सप्रेशंस में जो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव टर्म्स होते हैं वो डायमेंशनली, वो यूनिट वाइज कैसे होते हैं, सेम। और हमने क्या जाना कि e की पावर में लॉग के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ जो टर्म्स होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और जब डायमेंशन नहीं होता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डायमेंशनली दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया गया है, y वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, x वहां पर डिस्टेंस है, t वहां पर टाइम है, और a का हालचाल पूछा है, b का हालचाल पूछा है कि a के बारे में बताओ और b के बारे में बताओ। तो देखो हमारे पास में क्या है कि ये और ये क्या है, सब्ट्रैक्टिव टर्म्स है, यानी 80 का डायमेंशन बराबर क्या होगा, bx का डायमेंशन। और साइन के साथ जो लोग होते हैं उनका कोई डायमेंशन तो होता ही नहीं है, और जब ये कहा जाता है कि डायमेंशन नहीं है तो इज इक्वल टू क्या, 1 के। बोलो क्या गलती नहीं करनी है, जब आपसे कोई ये पूछता है कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है तो आप ये मत बोलो कि वो 0 है, डायमेंशनली वो किसके इक्वल टू है, 1 के। अब आप आइए और इसको ले लीजिए, ये देखो a, t फॉर टाइम, और यहाँ पर 1, तो a का हालचाल आ गया t इनवर्स,
अब अगर आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तो टी इनवर्स फिजिकल क्वांटिटी कौन सी जिसका डायमेंशन टी इनवर्स है, तो फ्रीक्वेंसी होती है। अदरवाइज काम खत्म हुआ, इतना ही लिख के छोड़। और फिर इसको कर लिया, यहाँ पे बी एक्स बराबर हो, बी पता नहीं है लेकिन एक्स डिस्टेंस है। बच्चों डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। यहाँ से बी का डायमेंशन क्या होगा, एल इनवर्स। बी का हालचाल पता चलो, ठीक है। कौन सा फंडा लगाया, कि all the additive and subtractive terms having the same dimension, that is why this dimension is equal to this dimension. And also we know कि जो साइन के साथ आते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के साथ आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से डायमेंशनलेस होता है, मतलब these dimensionally is equal to 1. These are dimensionally is equal to 1. यहाँ पर आते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो e की जो पावर में लोग होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब 80 की पावर 3 बराबर क्या, 1। भाई y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पे टाइम है, a का हालचाल पूछ रहे थे, और e के ऊपर पावर लगा है। बताओ e के ऊपर कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स तो है 80 पावर 3, और हमें पता है कि e की पावर वाले लोगों का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब डायमेंशनली दे आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a मींस पता नहीं, t मींस टाइम, यहाँ पर क्या है, a की पावर माइनस 3। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं इसको। v is equal to a plus vt plus ct square, v goes for velocity, t is time, find the हालचाल of abc। हालचाल of abc मतलब abc का डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशनली a का डायमेंशन बराबर होगा bt का डायमेंशन बराबर होगा ct स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होगा v का डायमेंशन। सही है ये, क्योंकि यहाँ कितने टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। एंड ऑल द टर्म्स इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शंस की बात हम करें, ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम डायमेंशन, तो दे आर डायमेंशनली इक्वल। अब नोन वर्सेस अननोन का पेयर सेट कर दो, तो अगर ये पेयर लिया जाए, a का डायमेंशन v फॉर वेलोसिटी है, और ये पेयर बनाया जाए, pt का डायमेंशन बराबर v, तो v t फॉर t lt माइनस 1, b का डायमेंशन कितना आ गया, lt माइनस 2। ठीक, अगर ये वाला पेयर सेट किया जाए, ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, c का डायमेंशन t स्क्वायर lt माइनस 1, ये c का डायमेंशन कितना आ जाएगा, lt माइनस 3। हो गए सारे क्वेश्चन। तो वो जो रिजल्ट्स आपने लिया, जो आपने सीखा, उस पर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशंस में कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो नोन होंगे, जिनके बारे में हमें पता होगा कि ये टर्म्स ये हैं, कुछ अननोन होंगे, जो अननोन होंगे उनका हालचाल पता करना होगा। और ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए केवल 2 चीज़ें सेट करनी है माइंड में। पहला कि एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव टर्म्स हैविंग द सेम डायमेंशन, दूसरा e की पावर में log के साथ वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ वाले लोगों का डायमेंशनल क्या होता है, नहीं होता, मतलब डायमेंशनली दे आर इज इक्वल टू। ठीक है, और इसी पर जो अदर क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, जरा प्रूफ करके बताइए या चेक करके बताइए कि वो सही है या गलत। एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, आप जरा देखो और ये बताओ कि ये डायमेंशनली सही है या फिर गलत है। जैसे आप ये देखो, चेक s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, ये पता करना। तो हमें पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो मेरे सामने आएगा
तो हमें ये पता है कि उनमें जितने भी टर्म्स होंगे एडिटिव सब्ट्रैक्टिव वाले, उनका डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जरा देखो इस एक्सप्रेशन में कुल कितने टर्म्स हैं, 3। एक टर्म आपका s है, दूसरा आपका ut है, और तीसरा आपका क्या है, हाफ AT²। ठीक है, और ये 3 टर्म्स हैं, अगर इनका डायमेंशन सेम है तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसा है, सही है। तो देखो भैया s माने डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन ऐसे बता देगा आगे कि s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने s का डायमेंशन लिखा l है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है lt-1, t यहाँ पर टाइम है, ये भी देखो l आ गया। हाफ इज ए कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और a फॉर lt-2 बताएगा कि a एक्सेलरेशन, और यहाँ पे t², ये क्या है, आपने कहा डायमेंशन s वाले टर्म का बराबर डायमेंशन ut वाले टर्म्स का बराबर डायमेंशन हाफ AT² का, इसलिए ये क्या है, करेक्ट। ठीक है ना, यू कैन चेक द रिजल्ट की कोई भी एक्सप्रेशन सही है या गलत है उसी फंडे का यूज करके, कि अगर कोई एक्सप्रेशन मेरे पास है और वो सही है, वी नो वेरी वेल ऑल द टर्म्स का मतलब हो गया दे आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम डायमेंशंस। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा एक चीज और देखो, अगर किसी ने एक्सप्रेशन बनाया ये, चेक s बराबर ut प्लस 1/8 AT² is डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली सही आएगा कि नहीं आएगा, देखो भाई s का s माने डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन l आएगा, और ut का डायमेंशन तुम अभी निकाल चुके, u माने इनिशियल वेलोसिटी, t माने टाइम, डायमेंशन l आएगा। और 1/8 AT² का डायमेंशन निकालोगे तो भी l आएगा। आप तो ये बोलोगे कि करेक्ट है, क्यों भाई, कहोगे ना ये करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स की इंफॉर्मेशन जो है, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT² है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/8, ये भी सही और क्या, ये भी सही है। ये ड्रॉबैक आ गया, ये ड्रॉबैक आ गया, यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये आ गया कि अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली सही है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी वो सही होगा, ये जरूरी नहीं है। देखो ये एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनली सही है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कैसा है, गलत है। तो ये ड्रॉबैक आ गया कि नहीं आ गया। अभी तक इस डायमेंशन की जर्नी में तुमने कितने ड्रॉबैक देखे, एक तो ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशनली जब हम किसी रिलेशन को, फार्मूले को बनाते हैं, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसमें उसका वैल्यू नहीं निकल पाता। दूसरा हमने देखा कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन कैसा हो सकता है, सेम। तो यानी कि अगर मेरे पास में डायमेंशन लिखा हो ml² t-2, तो बड़ा मुश्किल है जज करना ये किसके रेफरेंस में है, काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में है या फिर वर्क डन के रेफरेंस में है। तो ये मुसीबत और है कि क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस एंड देयरफॉर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम इजीली। तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये पता नहीं कर पाते। और हमने क्या देखा कि जो एक्सप्रेशन डायमेंशनली सही है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है वो डायमेंशनली भी, देखो ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है और डायमेंशनली भी सही है। जरा लिखिए, एक नोट लिखिए, ड्रॉबैक्स लिखते हैं, ड्रॉबैक्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो, आप ऐसे लिखो, ड्रॉबैक ना लिखो, आप प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज, डायमेंशन हमें क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। पहला देखो फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फार्मूला फॉर्मेशन डायमेंशनली, ड्यूरिंग फार्मूला फॉर्मेशन डायमेंशनली,
dimensionally we cannot determine value of proportionality constant during formula formation. Dimensionally we cannot determine proportional value of proportionality constant by dimensional या dimension method. We cannot determine value of proportionality constant by dimension method. चाहे इसको ड्रॉबैक कह लो या प्रॉपर्टी कह लो या इंफॉर्मेशन कह लो, नॉलेज कह लो। सेकेंड नंबर पर आइए, सेकेंड नंबर given expression is dimensionally correct. Given expression is dimensionally correct, then it is not necessary that it will be correct according to the laws of physics. Then it is not necessary that it will be correct according to the laws of physics. According to the laws of physics. अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली सही है तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग भी वो सही। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अगर कोई रिलेशन, सुन लो पहले, अगर कोई रिलेशन फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग सही है तो डायमेंशनली वो 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो, इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स, if any expression is true according to laws of physics, if any expression is true according to laws of physics, then this expression will be 100% true dimensionally. Then this expression will be 100% true, कॉमा लगा के डायमेंशनली। ठीक है, तो वो रिजल्ट जो है डायमेंशन के हिसाब से भी क्या होगा, सही होगा। अच्छा, फिजिक्स में कई सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जिनमें लॉग आता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे फार्मूले होंगे जिसमें आपको लॉग मिलेगा, बहुत सारे फार्मूले ऐसे मिलेंगे। फिजिक्स में ई आएगा, ई माने एक्सपोनेंशियल। बहुत सारे फार्मूले फिजिक्स में ऐसे आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आएंगे। तो फिजिक्स के जिन फार्मूलों में एक्सपोनेंशियल आता है, लॉग आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं, डायमेंशन मेथड से उन फार्मूले को हम नहीं बना पाते। जैसे एक जाना पहचाना आपके लिए फार्मूला है, y = a sin ओमेगा t ± kx ± y। नहीं जानते तो 11 में पढ़ोगे। अब फिजिक्स का ये फार्मूला है, इसमें साइन आ गया, डायमेंशन मेथड से हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, we cannot derive फार्मूला, फिजिक्स फार्मूला, ऐसे देखो, वी कैन नॉट डिराइव फिजिक्स फार्मूला, सॉरी वेरी सॉरी, ऐसे देखो, वी कैन नॉट डिराइव फिजिक्स फार्मूला डायमेंशनली, वी कैन नॉट डिराइव फिजिक्स फार्मूला डायमेंशनली, कॉमा, which having एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर, कॉमा लॉग टर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स। ठीक,
और एक समस्या देखो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसने कहा हम ए पर डिपेंड करते हैं, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी वाली है। इसी फिजिकल क्वांटिटी ने कहा हम बी पर भी डिपेंड करते हैं, इसी फिजिकल क्वांटिटी ने कहा हम सी पर भी डिपेंड करते हैं, इसी ने कहा कि हम डी पर भी डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा, तीन नहीं, तीन से ज्यादा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ये कहती है कि हम तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, तो भी हम डायमेंशन मेथड से ऐसे फार्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे तुम F बराबर m डिराइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कितनी है, दो ही। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो डायमेंशन मेथड से रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। ठीक, लिखेंगे if a physical quantity depends upon more than three another physical quantities, if a physical quantity depends upon more than three another physical quantities, more than three another physical quantities, then we cannot form relation dimensionally, या cannot form formula, जब सोचा है तो लिख लें, we cannot form relation dimensionally, कंप्लीट हुआ चैप्टर। फुल क्वेश्चंस हैं तो आपके पास, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कराएंगे, अरे नहीं यार ये चैप्टर बहुत बड़ा है, डायमेंशन का हिस्सा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कराएंगे, क्योंकि उसके बिना एरर्स नहीं होते। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। देखो ये क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन यंग मॉडुलस, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन यंग मॉडुलस, ब्रैकेट में कैपिटल वाई। यंग मॉडुलस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, कैपिटल वाई, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, ब्रैकेट में स्मॉल डी, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, ब्रैकेट में स्मॉल डी। फाइंड रिलेशन डायमेंशनली, फाइंड रिलेशन डायमेंशनली। अब इस क्वेश्चन को करते हुए अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछनी हो तो हमें बता दो। अभी डेंसिटी की डायमेंशन याद है, ml-3 होती है, साइड में नहीं लिख लो, वैसे याद होनी चाहिए। डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3 और यंग मॉडुलस की डायमेंशन होती है ml-1 t-2, ml-1 t-2।
यंग मॉडुलस के जो डायमेंशन है दैट इज ml t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। और स्पीड ऑफ साउंड यानी कि स्पीड की जो डायमेंशन होती है सबको पता ही है n t माइनस 1। डायमेंशनली जरा इसके बीच में रिलेशन निकाल के दीजिए। स्पीड, साउंड की जो स्पीड है अगर हम उसको v से लिख लें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो साउंड स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर, यंग मॉडुलस पर डिपेंड करती है, कैपिटल Y पे डिपेंड करती है और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो कैसे मूव करते थे हम लोग, रिलेशन बनाते थे y की पावर x d की पावर y। चलो हम a और b लिख लें। स्मॉल a स्मॉल b कांस्टेंट लाते थे, y की पावर a डेंसिटी की पावर b, बोथ साइड डायमेंशन लिखते थे lt माइनस 1। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। यंग मॉडुलस की डायमेंशन दी गई है, क्या दी गई है m l माइनस 1 t माइनस 2 a पावर। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है ml माइनस 3 b हो गया lt माइनस 1। इस तरफ क्या होगा m की पावर a प्लस b l की पावर माइनस a माइनस 3b e की पावर माइनस 2। अब देखिए राइट हैंड साइड में m है, l है, t है। लेफ्ट हैंड में आपका जो है l और t है, m नहीं है तो m को ले और 0 लगा के पावर बेसेस इक्वल कर लो। अब बेस इक्वल पावर इक्वल करो, माइनस। तो सबसे पहले हम t के ऊपर जाते हैं, t पे माइनस 1 पावर है इधर, उधर माइनस 2 है, a की पावर हाफ आ गई। फिर m पर आ जाएंगे, a प्लस b बराबर 0। यहाँ पर m पर 0 पावर है, यहाँ a प्लस b, a की पावर हाफ है, b की पावर माइनस हाफ हो गई। आप चाहो तो l की हेल्प ले लो, यहाँ पर l पर कितनी पावर है 1, उधर कितनी है माइनस है माइनस 3, तो 1 a की पावर है हाफ माइनस 3b, इधर ले जाओ 1 प्लस 1/2 माइनस 3b, 3/2 माइनस 3b, तब भी आपकी b की पावर माइनस हाफ है। अब जो ये वैल्यूज आ गई हैं पावर्स की वो पुट अप कर दो, देख लो कहाँ गलती की है आप लोगों ने। y पर जो पावर है वो तो सही बताई है लेकिन b पर आप गलत बता रहे हो। रिजल्ट है b बराबर कांस्टेंट, y की पावर a d की पावर b, b बराबर कांस्टेंट, y की पावर a मीन्स हाफ, d मीन्स माइनस हाफ। ऐसे भी तो लिख सकते हो y इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट y बाई t। गलती मिली कहाँ पे की आप लोगों को? तो अगर सब कुछ सही होगा डायमेंशन, देखो मेन प्रॉब्लम है कि डायमेंशन नहीं आती है, वो मैंने हेल्प कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे डायमेंशनली आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। नए लोगों को जानोगे तो यंग मॉडल्स भी उनमें से एक होगा, फिर उसके डायमेंशंस पता ही हो जाएगा।